बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 1 घंटे से बाज़ार में घूम रहा था। मैंने बाज़ार से कुछ नहीं लेना था, बस घर में बोर हो रहा था। सोचा कि बाज़ार का चक्कर लगा आऊँ, दिल बहल जाएगा। बाज़ार में मर्दों की निस्बत औरतों का रश था। एक से बढ़कर एक औरत खूबसूरत थी। मैं एक औरत की तरफ देख ही रहा था कि उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। वो ऐसे चिल्लाई जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसने आगे बढ़कर अचानक से मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। इसके बाद उसने शोर मचा के सबको इकट्ठा कर लिया। जो कुछ मेरे साथ हो रहा था मेरी समझ से बाहर था। बहुत से लोग उस औरत की तरफ मुतवज्जे हो गए। वो औरत चीख चीख कर सबको कह रही थी कि इस लड़के ने मुझे छेड़ा है और मेरे कान में बहुत गंदी बात की है। इसके बाद तो किसी ने मेरी एक ना सुनी। वो सब लोग मुझ पर टूट पड़े। मुझे लगता था आज मैं यहाँ से ज़िंदा बचकर नहीं जाऊँगा। इससे पहले कि वो लोग मुझे मार मार कर मेरी जान निकाल देते, एक बुज़ुर्ग ने आप सबको पीछे हटा दिया। वो बुज़ुर्ग कहने लगा, मैं इस इलाके का SHO हूँ। ये औरत झूठ बोल रही है, ये आदी मुजरिम है। ये बाज़ार में ऐसे ही राह चलते किसी भी मर्द पर इल्ज़ाम लगा देती है, बाद में सुलह के लिए पैसे लेती है। बुज़ुर्ग की ये बात कहना थी कि वो औरत जिसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था वो अचानक से गायब हो गई। इस बुज़ुर्ग ने मुझे ज़मीन से उठाकर स्टूल पे बिठाया और मुझे पानी की बोतल में पानी दिया। शुक्र है मुझे इतनी चोटें नहीं आई थी। बहुत से लोग मुझसे माजरत करने लगे, मगर अब क्या हो सकता था। वो बुज़ुर्ग इंसान मेरे पास खड़ा था। वो ज़िद कर रहा था कि मैं उनके साथ उनके घर चलूं और एक कप चाय का पीऊं। इन्होंने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं इनकार ना कर सका और उनके साथ उनके घर चला गया। रास्ते में उस बुज़ुर्ग ने मुझे अपना नाम इंस्पेक्टर हयात बताया। जब हम उसके घर पहुंचे तो दरवाजे पर दस्तक दी। बहुत ही हसीन और जवान लड़की ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही मेरी उस लड़की से आंखें चार हो गईं। वो थी ही इतनी खूबसूरत कि जो भी उससे देखता ही रह जाता। मैंने एकदम अपनी नज़रें झुका ली थी। मैं नहीं चाहता था कि बूढ़े पर मेरा गलत तासर पड़े, लेकिन वो लड़की फिर भी मुझे गहरी नज़र से देख रही थी। उसकी नज़रों के हिसार में मैं घर के अंदर दाखिल हो गया। उस बूढ़े ने अपनी बेटी से कहा कि मेहमान के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो। बूढ़े आदमी ने अपनी लड़की को भेज दिया, जबकि मेरे दिल में वो पूरी तरह घर कर चुकी थी। मैं खुद को दिल में कोसने लगा कि अभी अभी तो मैं इस आदमी के घर पे आके बैठा हूँ, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए। फिर वो बूढ़ा आदमी मेरे साथ बेतकल्लफ होना शुरू हो गया। कहने लगा, तुम मेरे घर के फर्द की तरह हो, अब तुम्हारा यहाँ आना जाना लगा रहेगा। 10 मिनट के बाद उसकी बेटी हाथ में चाय की ट्रे लिए आ गई। वो कमरे में दाखिल हुई तो मेरी नज़रें बेख्तियार उसकी जानिब उठ गईं। बूढ़े ने भी ज़रा भी गुस्सा नहीं दिखाया। वो मुझे मुस्कुरा कर देख रहा था। मुझे लगा शायद ये बूढ़ा मुझे दामाद बनाना चाहता हो। फिर अगली बात उसने हैरत अंगेज़ की थी। वो कहने लगा, मैं अपनी बेटी के लिए एक शरीफ लड़का ढूंढ रहा था। मुझे काफ़ी अरसे से अपने लिए एक शरीफ और नेक फितरत दामाद की तलाश थी। बूढ़े आदमी की बात सुनकर मैं अपनी जगह से उछल पड़ा। मैंने कहा, मैं आपकी बात समझा नहीं। वो कहने लगा, बेटा इतने समझदार तो तुम भी हो। मैं तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहता हूँ। पढ़ी लिखी है, खूबसूरती तो तुम उसकी देख चुके हो। तुम मुझसे शादी कर लो तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाओगे। मैं जवानी में खुद तो बहुत ताकतवर शख्सियत का मालिक था, मुझे किसी का डर नहीं था, मगर अब बूढ़ा हो गया हूँ। चाहता हूँ कि कोई मेरा सहारा बने। अगर तुम मेरे बेटे बन सकते हो तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। वो मुझे घर दामाद बनाने का कह रहा था, इसलिए मैंने कहा, आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं और जो कुछ पहले हुआ वो नाकाबिल यकीन था। आजकल कोई भी हक और सच का साथ नहीं देता। कोई देना भी चाहे तो इसमें इतनी हिम्मत नहीं होती।
आपने मुझे हैरान कर दिया। आप यकीनन एक बहादुर शख्सियत के मालिक हैं। आपकी बेटी भी बहुत हसीन है। मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं कि मैं आपका दामाद बनूं। लेकिन मेरे माँ बाप सरगोदा में रहते हैं और आप यहाँ फैसलाबाद में हैं। मैं आपकी बेटी से शादी तो कर सकता हूँ, लेकिन मुस्तकिल तौर पर यहाँ रहना मुमकिन नहीं। मैं अपने माँ बाप का इकलौता सहारा हूँ। मेरे 2 भाई और भी हैं, वो छोटे हैं। वो माँ बाप की कफ़ालत करने के काबिल नहीं हुए। मेरी बात सुनकर बूढ़ा ज़ोरदार कहका लगाकर हंसा और कहने लगा, ये भी कोई तकल्लुफ़ वाली बात है। मुझे तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी बहुत पसंद आई। मुझे तुम्हारे जैसे किसी लड़के की तलाश थी। मेरी बेटी बहुत अनजान और मासूम है। जानते तो हो आजकल मासूम लड़कियों का ज़माना नहीं। तुम देख ही चुके हो बाजार में मौजूद औरत ने कितना बड़ा जाल बिछाकर तुम्हें फंसाने की कोशिश की। बस ऐसी ही औरतें आजकल मर्दों के दिलों में घर करती हैं। मेरी मासूम बच्ची से भला कौन शादी करेगा? किसी ने शादी कर भी ली और आगे से इसे कोई चालाक लड़का मिल गया तो ये बेचारी 2 दिन भी वहाँ गुजारा नहीं कर सकेगी। ये बात सुनकर मुझे अजीब लगने लगा। मैं सोचने लगा, ये घर कितना आलीशान है। इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं। लड़की भी खूबसूरत है। ऐसे लोगों के साथ तो कई लोगों के ताल्लुकात होते हैं। फिर ये शख्स बिलावजह एक अनजान लड़के पर भरोसा करके उसे अपनी बेटी क्यों देना चाहता है? ये बात मेरी समझ से बाहर थी, पर जैसा कि वो कह रहा था उसकी बेटी मासूम है। चलें, ये अगर मान भी लें कि उसने मुझे पहचान लिया, और कुछ लोगों की नज़र हीरे को पहचानने वाली होती है, हो सकता है उसने मुझे हीरा समझकर पहचान लिया हो। लेकिन मैं जानता था इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई वजह होगी कि यह आदमी एक अनजान लड़के पर भरोसा कर रहा है। बूढ़े आदमी से गपशप के बाद मैं अपने घर चला आया। घर आकर मैंने अम्मा पापा को बड़े बड़े किस्से घड़ सुनाए और कहा कि वहाँ वो आदमी बहुत ही इज़्ज़तदार माना जाता है। उसकी बहुत बड़ी कोठी है और फैसलाबाद के बहुत ही नामी गरामी ख़ानदानों में उनका नाम भी शामिल होता है। मेरी ईमानदारी उसे पसंद आई। इस वजह से वो अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करना चाहता है। मेरे माँ बाप ये सुनकर बहुत खुश हुए। कहने लगे, ये तो बहुत अच्छा है। हमारी गुर्बत की वजह से हमारे रिश्तेदार हमसे नफ़रत करते हैं। अगर वो बूढ़ा आदमी तुम्हें घर दामाद भी बनाना चाहे तो हमें कोई एतराज़ नहीं। तुम हमें महीने के पैसे भेजते रहना। हम तुम्हें अपने घर में रहने के लिए बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। मेरे वालिदैन के पैसा देखकर आंखें चमक गई थीं। ऐसा ही लग रहा था कि एक अच्छे ख़ानदान में मेरी शादी हो जाएगी तो मेरे लिए एसपी साहब के साथ ताल्लुकात भी बहुत काम आएंगे। मैं अम्मा अब्बा की सोच समझ चुका था, पर मैं ये नहीं जानता था कि जो लड़की मेरी बीवी बनने जा रही है वो कितनी ही अजीब, मक्कार और अयार औरत होगी। वो कितने घिनौने चेहरे की मालिक होगी। बज़ाहिर वो बहुत खूबसूरत और मासूम नज़र आती थी। उसकी अदाएँ ऐसी थीं कि कोई भी मर्द देखकर फ़िदा हो जाए। बूढ़े ने जो कुछ कहा था वो इस लड़की के बिल्कुल ही मुतज़ाद था, पर चूँकि वो खुद एक ईमानदार इंसान लगता था तो मैंने उस इंसान की बातों पर यकीन कर लिया। 1 हफ्ते के अंदर एसपी हयातुल्लाह की बेटी साइमा मेरी मनखुआ बन चुकी थी। शादी से पहले अजीब व गरीब वाक़यात पेश आए थे। मुझे एसपी साहब ने इजाज़त नहीं दी थी कि मैं उनकी बेटी के बारे में आसपास के लोगों से तफ्तीश करूं। उनका कहना था, तुम मेरे बेटे बनकर रहो और भला बेटा बाप के बारे में तफ्तीश करता अच्छा लगेगा। मैं उनकी बातों से इस कदर मुतासिर हुआ कि जो भी करने का इरादा करता तर्क कर देता। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैं इस वक्त बहुत मामूली सी जॉब करता था। खाने पीने के पैसे भी कम हो जाते थे। एसपी साहब ने कहा, मैं तुम्हारी नौकरी भी अच्छी जगह लगवाने में तुम्हारी मदद करूँगा। खैर, मेरी शादी होगी। मैं ख़ुद को उस वक़्त दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान महसूस कर रहा था। साइमा बहुत हसीन लग रही थी। उसने लाल रंग का जोड़ा पहना था। मैंने बहुत से ख्वाब देख लिए थे कि शादी के बाद एसपी साहब के घर रहकर ऐश करूँगा, लेकिन शादी के बाद एसपी साहब का रवैया तब्दील हो गया। रुखसती के वक़्त वो कहने लगे, पहले मैंने तुम्हें घर दामाद का ही कहा था, पर अब मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम साइमा को अपने साथ ले जाकर माँ बाप के घर रखो।
ये ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने कहा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। मैंने माँ बाप को शादी से तकरीबन 1 दिन पहले इस बात से आगाह किया कि साइमा हमारे साथ सरगोदा में रहेगी। एसपी साहब के साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात थे जिन्हें मैं बिगाड़ना नहीं चाहता था। साइमा जब रुखसत होके फैसलाबाद आई तो अपने अब्बा को बहुत याद कर रही थी। रास्ता भर रोती रही। कहने लगी, मुझे अपना शहर बहुत अजीज था, न जाने क्यों अब्बा ने मुझे यहाँ भेज दिया। शायद एसपी साहब अपनी बेटी को मजबूत देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया होगा। बहरहाल मुझे कुछ मालूम नहीं था। एसपी साहब के घर से आने के बाद साइमा बहुत परेशान थी। शादी वाली रात उसने रो रो कर अपना हुलिया बिगाड़ दिया। मैं तो उससे कोई तकाजा भी नहीं कर सका क्योंकि उसने रो रो कर ही खुद को बेहाल कर लिया था। मैं चाहता था कि वो नए माहौल में अच्छी तरह घुल मिल जाए, इसके बाद हम नए रिश्ते का आगाज़ करेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुबह हुई तो मैंने देखा साइमा कमरे में मौजूद नहीं थी। मैंने उसे हर जगह ढूंढा पर वो ना मिली। मैं वापस कमरे में आया तो देखा साइमा खिड़की में खड़ी थी। उसके हाथ में मोबाइल भी था जो वो अपने घर से साथ लाई थी। मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ थी? तो कहने लगी, मैं गुस्ल खाने में थी। दरअसल मुझे नहाने में बहुत देर लगी। मैंने कहा, ऐसा भी क्या था इतनी देर लगाई, फिर अपना मोबाइल भी साथ ले गई? साइमा, तुम पागल तो नहीं हो? मैंने उसे मजाक के अंदाज में कहा। कहने लगी, क्या मतलब है आपका? मेरा दिमाग ख़राब है। साइमा ने आंखें चराते हुए कहा, तो मैं डर गया। शायद उसका मजाक का मूड नहीं था। अमीर बाप की बेटी को ब्याह कर घर भी लाना भी मुझ जैसे गरीब के लिए किसी आजमाइश से कम नहीं था। मैं चुप हो गया, जैसे कोई बच्चा किसी बड़े की डांट पर खामोश हो जाता है। मैं कमरे से बाहर आया तो मेरे माँ बाप मेरा इंतज़ार कर रहे थे और परेशान भी थे। मैंने कहा, आपको फ़िक्र की ज़रूरत नहीं, मेरी नौकरी बहुत अच्छी जगह लग जाएगी। आपको मेरी नौकरी की फ़िक्र है? वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे जैसे मुझे कुछ कहना चाहते हो, मगर फिर खामोश हो गए। इतने में साइमा बाहर आ गई। हम सब ने इकट्ठे नाश्ता किया। शाम तक का वक़्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। मेरा ख्याल था कि मैं आज साइमा से अपने दिल की बातें करूँगा। उससे बताऊँगा कि जब मैंने पहली बार उसे देखा था तो मुझे कैसा महसूस हुआ था। लेकिन साइमा मुझसे दूर दूर जाने की कोशिश करती। मैं उसे जितना पास बुलाता वो उतना ही दूर हो जाती। फिर मैंने साइमा का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर बिठाने का इरादा किया तो उसकी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। मैंने कहा, साइमा क्या हुआ? तो कहने लगी, अब्बा की बहुत याद आ रही है। और फिर क्या था, साइमा ने वो रात भी रोते हुए गुजार दी। मुझे बहुत बुरा लगा और बहुत अजीब लगा। क्या साइमा मुझसे शादी करके खुश नहीं थी? एसपी साहब के फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे कि बेटा मेरी बच्ची का ख्याल रखना, वो बहुत नाजुक दिल की है। अगर तुम उसका ख्याल नहीं रखोगे तो मुरझा जाएगी। तुम्हें तो पता है मुझे अपनी बेटी बहुत अजीज़ है। वो बातों बातों में मुझे जिता रहे थे कि अगर तुमने मेरी बेटी का ख्याल नहीं रखा तो मैं तुम पर से दस्ते शफ़क़त उठा लूँगा। मैं खामोश हो गया। सिवाय अपनी तस्लील करवाने की और कोई चारा नहीं था। एसपी साहब को अंदर की बात भी नहीं बता सकता था कि उनकी बेटी तो मुझे शोहर का दर्जा देने को तैयार ही नहीं। मैं उसके आगे पीछे दीवानों की तरह फिर रहा था। वो रात भी ऐसे ही गुजर गई। फिर मैंने सोच लिया कि मैं आज रात ज़रूर इसको अपने करीब लाने की कोशिश करूँगा। उस दिन एक अजीब बात हुई। मुझे एसपी साहब को फ़ोन आया। कहने लगी, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, अगर तुम फैसलाबाद आ सको तो अच्छा होगा। मैंने कहा, मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन साइमा मेरे साथ आने को तैयार नहीं। वो कहने लगे, तुम उसे वहीं छोड़ो। साइमा कहने लगी, मैं भी नहीं जाऊँगी। मैंने कहा, तुम क्यों नहीं जाना चाहती? वो कहने लगी, वहाँ जाकर मेरा दिल अब्बा के साथ लग जाएगा, वापस आने को दिल नहीं करेगा। मैं हैरान था कि एक दिन में ऐसा क्या हुआ, साइमा का मूड एकदम से बदल गया। वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। उसे देखकर ऐसे लगता था जैसे उससे ज़्यादा खुश कोई और हो ही नहीं सकता। वो बार बार मुझसे हंस हंस कर बातें करती, लेकिन अभी भी उसने वो दूरी बरकरार रखी हुई थी जिसकी वजह से मेरा और उसका कोई ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ था। मैंने कहा, साइमा तुम मेरे साथ चलो। तो वो कहने लगी, अब्बा मुझसे ज़्यादा आप पर भरोसा करते हैं।
मैं हैरान था। कल तक तो साइमा अपने बाप की याद में रो रही थी और आज वो मुझे कह रही है कि मैं इसके बाप से मिल के आ जाऊँ। मेरा दिल कह रहा था कि कुछ न कुछ दाल में काला ज़रूर है। मेरे माँ बाप का रवैया भी मशकूक था। खैर, मैं एसपी साहब से मिलने के लिए फैसलाबाद तक आ गया। मैं उनके घर गया तो वो बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने कहा, मैं आपसे मिलने इसलिए आया हूँ कि आप मुझे हकीकत बता दें। आज मेरी भी नज़रें उठी हुई थी। मैं उनसे उनकी बेटी की हकीकत जानना चाहता था। एसपी साहब नज़रें झुकाए अपने कमरे में बैठे परेशान दिखाई दे रहे थे। वो कहने लगे, बेटा क्या बताऊँ, बाज़ औक़ात औलाद अपने माँ बाप का सर झुका कर रख देती है और वो चाहकर भी अपनी औलाद के लिए खुशियाँ नहीं खरीद सकते। मैं चुप करके रह गया कि साइमा ने ऐसी क्या हरकत की। एसपी साहब का सर झुक गया। तब उन्होंने जो दास्तान मेरे सामने रखी उसे सुनकर मुझे खुद पर पछतावा होने लगा। ये मैंने क्या किया। खैर, उन्होंने जो कहानी सुनाई वो कुछ यूँ थी। मेरी बीवी आज से तकरीबन 15 साल पहले फौत हो चुकी थी। वो मेरे बेटे को जन्म देते हुए इस दुनिया को छोड़ गई। पर मैं अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। मेरी बीवी एक ऐसे ख़ानदान से थी जिसके बारे में लोगों की राय अच्छी नहीं थी। उनका कहना था कि ये बाजारी औरत है, पर मेरी बीवी नेक थी। मैंने अपनी बीवी पर भरोसा किया और उसे ऐसे ही बाजार से उठाकर इज्जत की ज़िंदगी दी थी। मैंने अपनी बीवी के लिए ज़िंदगी में बहुत कुछ किया। वो भी मुझसे खुश थी। उसके मरने के बाद मुझे कुछ अजीब बातें पता चली। उनमें से एक बात ये भी थी कि मेरी बीवी के राबते अभी तक उस बाज़ार से थे और वो अपनी बेटी को भी उस बाज़ार की हवा लगवा चुकी थी। मैं इस बात पर बहुत परेशान हुआ और बीवी से नाराज़ भी हुआ, मगर वो मेरे दूसरे बच्चे को जन्म देते हुए दुनिया से चली गई। हमारे दरमियान जो कुछ भी था वो ख़त्म हो चुका था। उसके जाने के बाद मेरे लिए अपनी बेटी को संभालना मुश्किल हो गया। मैं माँ बनकर उसे पालता या बाप बनकर उसे शफ़क़त देता, सख्ती भी करता था। इसके बावजूद भी मोहल्ले से मेरी बेटी की शिकायतें आने लगी। मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी की शादी कर लूँ, पर जैसे ही उसका रिश्ता तय करने की कोशिश करता, मोहल्ले का एक लफंगा लड़का आकर मेरी राह में खड़ा हो जाता। वो मेरी बेटी से मोहब्बत का दावेदार था और यकीन करो वो लड़का एक नंबर का लफंगा था। मैं इसके बारे में अच्छे से जानता था। मैं बेटी की शादी ऐसे लड़के से कैसे कर सकता था जो सिर्फ उसके पैसे और शान के पीछे उससे शादी करना चाहता हो। फिर वो लड़का मेरे लिए गले की हड्डी बन गया। सच बताऊं तो मैं किसी थाने में एसपीओ नहीं हूँ। असल में मेरे मरहूम अब्बा जी एसपीओ के ओहदे पर फायज थे। यहाँ के लोग मुझे भी वही दर्जा देते रहे। मैंने कारोबार करके पैसा कमाया है। अब बुढ़ापे में बहुत मसाइल हो गए हैं। एक तो मेरा बेटा नहीं और जो बेटी है वो भी किसी की झूठी बातों में आकर उसके साथ भागने का फ़ैसला कर चुकी थी। जब मैंने इसे रोककर तुम्हारे साथ ब्याह दिया तो मुझे ईमानदार लगे थे। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने तुमसे सच छुपाया, लेकिन एक बात मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ कि मेरी बेटी को बेआराम मत करना। उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आना, वरना मैं समझूंगा तुमने मेरा मान नहीं रखा। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर मेरा दिमाग खोलने लगा, पर मैं उसकी शराफत की वजह से खामोश हो गया। अब जो ताल्लुक़ मेरा बन चुका था उसे बिगाड़ना भी नहीं चाहता था। मैं वहाँ से वापस घर चला आया। घर आकर जो मंजर मैंने देखा मेरे दिल को हिला देने के लिए काफ़ी था। मेरी बीवी को मेरे अम्मा अब्बा ने उसके आशिक के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। अम्मा अब्बा कहने लगे, ये लड़की तो आधी मुजरिम लगती है। मैं समझ गया था कि इसे किस चीज़ की आदत है। मैं जानता था इसे ठीक करना बहुत मुश्किल है, पर मैंने हिम्मत की। उस बूढ़े आदमी का मान रखा, उसे उसके बाप की बताई सारी कहानी सुनाई। साइमा का सर भी नदामत से झुक गया। इस दिन के बाद से उसने कोई बद किरदारी वाली हरकत नहीं की है। शायद वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी, पर मेरी इज़्ज़त करने लगी थी। इसलिए मैं कहता हूँ और यकीन रखता हूँ कि औरत को यकीनन प्यार और नरमी से समझाया जा सकता है। सख्ती से औरत हमेशा बिगड़ जाती है। उस बुज़ुर्ग ने नेकी करके मेरी जान बचाई थी। मैंने भी उस बुज़ुर्ग की इज़्ज़त रखी और साइमा को सीधे रास्ते पर ले आया। इस सब में मुझे 3 माह का अरसा लग गया। अब मैं अपनी बीवी के साथ खुश हूँ। इसने भी अपने सब गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांग ली है। बेशक अल्लाह ताला गफूर और रहीम है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।